हेलो साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रत्नेश क्लासेस जौनपुर में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स के पहले चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक, जो कि यह आखिरी टॉपिक होगा इस चैप्टर का। इसके बाद यह चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है। तो हमने इसके पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और यहाँ पे हमने इसका पहला नंबर पढ़ा था। ठीक है। पहली चीज इसके अंतर्गत हेडिंग थी कि अच्छी स्थिति पर बिंदु के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है। तो ये जो सेकेंड है, ठीक है, ये जो हेडिंग है हमारा, ये उसका सेकेंड है। ठीक है। तो ये है निरक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। निरक्षीय का मतलब होता है जिसका अक्ष नहीं हो। ठीक है। अब हमने यहाँ पर एक फिगर पहले ही बना रखा है, तो इसी फिगर से हम निकालेंगे फार्मूला। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, हमारा एक विद्युत द्विध्रुव है। हमने जैसा कहा था कि ये हमारा एक आवेश है। यहाँ पे इसका नाम दे देते हैं माइनस क्यू, और ये क्या हो जाएगा, प्लस क्यू। ठीक है। पहले की तरह है। देखो, अक्ष का मतलब होता है यानी कि किसी रेखा पर स्थित जब बिंदु हो तो उसको अक्ष बोलते हैं, यानी रेखा पर स्थित। तो ये क्या है, इस लाइन के क्या है, ऊपर है, यानी विद्युत द्विध्रुव को क्या है, ऊपर है। और अगर ऊपर और नीचे होता है तो इसका मतलब यह है कि यह निरक्षीय स्थिति है। ठीक है। और अगर रेखा पे हो तो यानी कि अक्ष पर होता है, लेकिन अगर ऊपर और नीचे हो तो क्या बोलते हैं उसको, निरक्षीय बिंदु या निरक्षीय स्थिति। तो हमने क्या किया है कि ये हमारा विद्युत द्विध्रुव है, इसको हमने ओ यानी बीच से जहां पे विद्युत ध्रुव को दो भाग में बांटा है, वहां पे उस बिंदु का नाम ओ दे दिया है, जैसे कि पिछले वीडियो में किया था। ठीक है। तो इससे जो है यहाँ पे कुछ दूरी पर जाते हैं, जो कि दूरी क्या है, आर दूरी पर क्या है, एक बिंदु पी है, और यहीं पे हमको जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अगर इसको लिखना हो कैसे लिखेंगे, इसका व्याख्या लिखना हो तो कैसे लिखेंगे कि माना कोई विद्युत द्विध्रुव है ए बी। ठीक है। जिसको मध्य बिंदु से बांटा गया है, और इस बिंदु का नाम क्या है, ओ। मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पर क्या है, एक बिंदु है पी निरक्षीय स्थिति पर, और वहीं पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है। और ए से ओ तक की दूरी क्या है, डी है, और ओ से बी तक की दूरी क्या है, डी है। ठीक है। तो आइए देखते हैं कि हमारा यहाँ पे माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, और प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है। फिर दोनों तीव्रताओं का हम परिणाम निकाल लेंगे। ठीक है। यानी कि परिणामी तीव्रता, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में, ये तो बिल्कुल सब प्रोसेस वैसे ही रहेगा, लेकिन कुछ मान यहाँ पर बदलेंगे। ठीक है। अब जैसे यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जैसे अगर हम इस द्विध्रुव को दो भाग में बांट दिए तो यहाँ पे देखो, ये हमारा एक त्रिभुज बन गया है, यानी कि ए पी ओ, ये हमारा एक त्रिभुज बन गया है, और एक हमारा ओ पी बी, ये हमारा एक अलग त्रिभुज बन गया है। ठीक है। तो दोनों त्रिभुजों का जो मान है, लंब आधार और कर्ण का, वो मान पहले निकाल लेते हैं ताकि आसानी हो फार्मूले को हल करते समय। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये हमारा क्या होता है, आधार। नीचे का हिस्सा क्या होता है, त्रिभुज का आधार। और यहाँ पे जो ऐसे ऊपर से नीचे आता है, यानी इसको लंब बोलते हैं। ठीक है। और जो सबसे लंबी रेखा होती है तिरछे तिरछे, उसको हम क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, आधार का मान, इसके भी आधार का मान है, इसके भी आधार का मान है, और ये जो बीच की लाइन है, ये दोनों त्रिभुजों के लिए लंब का कार्य करेगा। ठीक है। इसके लिए भी लंब का कार्य करेगा, इसके लिए भी लंब का कार्य करेगा, यानी कि लंब दोनों का एक ही है। लेकिन अगर इसका हम कर्ण निकालेंगे, ठीक है, तो कर्ण निकालेंगे, कर्ण क्या हो जाएगा, देखो दोनों त्रिभुज हमारे क्या है, समान है। तो अगर एक का कर्ण निकल गया तो दूसरे का भी निकल जाएगा। ठीक है। तो कर्ण निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, लंब क्या है, आर का स्क्वायर, आर है यहाँ पे लंब। ठीक है। और आधार क्या है, डी है। ठीक है। चाहे इसको लेके निकाले चाहे इसको, एक ही मान आएगा। तो डी का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। अब कर्ण का मान निकालेंगे तो ये जो स्क्वायर है दूसरी तरफ जाएगा तो कर्ण के रूप में हो जाएगा, वर्ग के रूप में। तो क्या हो जाएगा, आर का स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर। ठीक है। ये हमारा हो गया। तो कर्ण का मान आ गया है, यानी इसका मान क्या आ गया है, रूट ओवर आर का स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर। इसका भी मान क्या हो जाएगा, रूट ओवर आर का स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर। ठीक है। दोनों कर्ण का मान आ गया है। अब इसको अगर मतलब समझना हो तो ऐसे जान लेंगे। अब चलते हैं अपने मेन मुद्दे पर। ठीक है। तो क्या हो जाएगा, माइनस क्यू आवेश के कारण, आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या करेंगे, माइनस क्यू यानी इस वाले आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा, E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। और क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा Q अपान आर का स्क्वायर। तो आर के स्क्वायर की जगह पे हमारा जो विद्युत द्विध्रुव से जो बिंदु P है, P तक की दूरी कितनी है, यानी कि इस माइनस क्यू आवेश के लिए निकाल रहे हैं, तो माइनस क्यू आवेश से यहाँ से दूरी कितनी है, हम ये बीच वाली दूरी नहीं लेंगे क्योंकि हमारा आवेश क्या है, माइनस क्यू ए पॉइंट पर है। तो ए से दूरी कितनी है, P की क्या है, आर रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर। ठीक है। यानी कि करड़ी में क्या हो जाएगा, करड़ी में आर का स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर, और इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर।
ठीक। तो यहाँ पे E1 हमारा क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q अपान ये हमारा वर्ग वर्ग से कट जाएगा तो क्या आ जाएगा R² प्लस D का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा समीकरण नंबर फर्स्ट हो गया। अब हम क्या करेंगे, हमने माइनस Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लिया है और इसके बाद क्या करेंगे, अब प्लस Q आवेश के कारण निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, प्लस Q आवेश के कारण निकालेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, बिल्कुल इसी की तरह हो जाएगा। तो ये हो जाएगा E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान क्या हो जाएगा, अब यहाँ से दूरी कितनी है, प्लस Q से क्या दूरी है P की, उतना ही है जितना माइनस Q का था, यानी कि R√R² प्लस D का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा √R का स्क्वायर प्लस D का स्क्वायर, यानी कि इसका होल स्क्वायर। तो ये हमारा कट जाएगा तो बराबर क्या आ जाएगा, बराबर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक, इंटू Q अपान R² प्लस D का स्क्वायर। ये हमारा माना गया कि ये क्या है, ये हमारा समीकरण नंबर सेकंड है। ये हमारा क्या है, समीकरण नंबर सेकंड आ गया। अब हम क्या करेंगे, परिणामी तीव्रता निकालेंगे। परिणामी तीव्रता निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सब तीव्रता को जोड़ लेंगे, यानी कि E1 बराबर E बराबर क्या हो जाएगा। अब देखो निरक्षीय स्थिति में परिणामी तीव्रता निकालने का फार्मूला जो होता है वो होता है E1 cos थीटा और प्लस E2 cos थीटा। ठीक है, E बराबर क्या हो जाएगा, देखो cos थीटा दोनों में है तो इसको कॉमन कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा E1 प्लस E2 इंटू कॉस थीटा। इसको हमने बाहर निकाल लिया क्योंकि इसको निकालना जरूरी था, नहीं तो हमको फिर लास्ट में निकालना पड़ता, तो अभी निकाल लिए हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे E1 और E2 का मान रखेंगे। ठीक है, तो E बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से E बराबर E1 कितना है, E1 यहाँ से कितना है, समीकरण नंबर 1 से कितना है, ये है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R का स्क्वायर प्लस D का स्क्वायर, D का भी स्क्वायर है, और प्लस क्या हो जाएगा, अब E2 है प्लस E2 है, तो E2 का मान का ये हमारा E2 है और इसका मान यहाँ पे आया है समीकरण नंबर 2 है। ठीक, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R स्क्वायर प्लस D का स्क्वायर, ये हमारा आ गया है कोष्टक के अंदर, और इंटू क्या बचा है cos थीटा। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा देखेंगे ध्यान से कि हमारा जो E है, अब देखो इसमें हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी Q अपान क्या है R² प्लस D का स्क्वायर, इसमें भी Q अपान R² प्लस D का स्क्वायर, यानी दोनों चीजें सेम है, यानी कि एक ये हमारा हो गया, एक ये हो गया, तो कितना हो जाएगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक, और Q अपान क्या हो जाएगा R का स्क्वायर प्लस D का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा कोष्टक के अंदर आ जाएगा और ये बच गया हमारा cos थीटा। ठीक, ये हमारा बच गया cos थीटा। अब हम क्या करेंगे, cos थीटा का मान निकालेंगे इस फिगर से और इसी में रख देंगे, हमारा फार्मूला आ जाएगा। ठीक है, अब देखो इसको अगर नोट करना हो नोट कर लीजिए वीडियो को रोक करके, फिर इसके आगे हम बढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए इसके आगे चलते हैं, इसके आगे का फार्मूला हम निकालते हैं। ठीक, देखो ये तरीका ना, ये जो बता रहे हैं आपको, ये बहुत ही ज़्यादा आसान है, कुछ किताबों में दिया भी है, लेकिन ज़्यादातर जो किताबों में क्या है दूसरे तरीके से दिया है और बहुत लंबे में दिया है, तो ये हमने बहुत आसान तरीका बताया है आपको, बहुत आसान और छोटे तरीका है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हमने कहा था कि इसको भी मिटा देते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, cos थीटा का मान निकालेंगे फिर रखेंगे। चलो cos थीटा का पहले मान निकाल लेते हैं। तो cos थीटा का फार्मूला क्या होता है, आधार बटे कर्ण।
ठीक है। तो आधार क्या है, चाहे इसका ले लो चाहे इसका ले लो, आधार भी इसका सेम है, जितना इसका है इतना इसका है, जिसका इतना इसका लंबा है उतना ही इसका लंबा है, जितना इसका कड़ है उतना ही इसका कड़ है, दोनों का सब कुछ सेम है। ठीक है, तो चाहे किसी भी त्रिभुज को निकाल लो सेम ही आएगा cos थीटा का मान। तो आधार कितना है, आधार हमारा डी है, ठीक, डी अपान यानी बराबर कर देंगे, डी अपान क्या हो जाएगा, कड़ कितना है, कड़ हमारा है, चाहे इसको ले लो चाहे इसको, जैसा हमने कहा आर का स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर। ठीक है, अब यही जो cos थीटा का मान है यहाँ पे हम ऐसे कर देते हैं ताकि आपको पता रहे, cos थीटा का मान हम इसमें रख देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, E बराबर 2 इंटू 1/4πε0 इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया। तो इसमें हम क्या करेंगे, हम गुणा किसका करेंगे, हम गुणा करेंगे, अब cos थीटा का इंटू करके कोष्टक हटा करके cos थीटा का मान रख दो। cos थीटा का मान कितना आया है, डी अपान रूट ओवर कितना है, आर का स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर। ठीक, और देखो इसमें हम कुछ छोटा सा परिवर्तन करेंगे, लेकिन जो कि बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। अब यहाँ पे अगर आपको समझ में नहीं आया तो ये फार्मूला आपको समझ में नहीं आएगा, ये बहुत छोटा जो है तरीका है, लेकिन ये जो हम बताने जा रहे हैं अगला स्टेप, ये बहुत जरूरी है समझना। तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1/4πε0 क्यू अपान आर का स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर, और इंटू ये हो जाएगा डी अपान, अच्छा ये जो कड़ी है, कड़ी को हम और कैसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं आर का स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर इंटू इसका घात क्या हो जाएगा 1/2, ऐसा लिखा जा सकता है कड़ी को। ठीक है, ऐसा लिखा जा सकता है बिल्कुल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ई बराबर क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1/4πε0 क्यू अपान। ठीक है, अब देखो एक काम करो, क्यू और डी का गुणा कर दो, क्यू डी का गुणा कर दिया, ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे गुणा कर देंगे। ठीक है, अब देखो ये जो कोष्टक है, इस कोष्टक का घात कितना है, 1 माना जाता है, कोई घात नहीं रहता तो 1 माना जाता है, और इसका कितना है 1/2, तो दोनों का गुणा कर दो, गुणा करने पे क्या होता है, घात जुड़ता है, तो इसका जो घात 1 है 1/2 में जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा आर का स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर। ठीक, क्या हो जाएगा 1 + 1/2, यही चीज ध्यान देना है आपको। ठीक, डी को थोड़ा और अच्छे से बनाते हैं, ए पता चल रहा है ऐसा लग रहा है, लेकिन डी है ये। ठीक, तो ये स्टेप समझना बहुत जरूरी है। तो E बराबर क्या हो जाएगा, अब देखो 2 का गुणा हम क्या कर देंगे, इसमें कर देंगे क्यू डी में, तो 1 अपान क्या बचेगा 4πε0, ये हो जाएगा 2QD अपान, ये कितना हो जाएगा आर का स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर, तो ये कितना, 2 1 कम 2, 2 1 3, यानी कि 3 कितना हो जाएगा 2 हो गया। ठीक है, 3/2। अब एक चीज ध्यान देना, ठीक है, क्या ध्यान देंगे कि जो डी का मान है, जैसे हमने पिछले समीकरण में किया था कि डी का मान क्या है, आर की तुलना में बहुत ज्यादा छोटा है। अब देखो डी को हमने इस तरीके से, आर को इसमें हमने क्या किया है, इस तरीके से डॉट डॉट करके दिखाया है, यानी कि बहुत ज्यादा दूर तक भी हो सकता है और बहुत ज्यादा पास तक भी, लेकिन जो द्विध्रुव की जो लंबाई है ये तो सीमित है, ये सीमित है, और इसको भी हमने दो भाग में बांट रखा है, तो डी क्या है आर की अपेक्षा में बहुत ही ज्यादा छोटा है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, डी का मान, ऐसे लिखेंगे, डी का मान नहीं, डी आर की तुलना में अत्यधिक छोटा है, इसलिए इसे नगण्य माना जाता है। ठीक है, इसको नगण्य यानी कि इसका कोई भी मान नहीं है, यानी कि 0 मान लेंगे इसको। ठीक है, तो ये हमारा समीकरण क्या हो जाएगा, = 1/4πε0। अच्छा 2QD का मान क्या होता है, P बराबर क्या होता है 2QD, इससे पिछले समीकरण में हमने बताया था, ये क्या है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बराबर क्या होता है 2QD। तो इसका मान क्या हो जाएगा, ये हमारा हो गया है P, और नीचे क्या हो जाएगा हमारा, अब देखो R का मान अगर यहाँ पे R स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे जो प्लस डी स्क्वायर था इसका मान अगर हमने 0 मान लिया है, ठीक है, तो ये तो खत्म हो गया हमारा, प्लस डी खत्म हो गया, तो क्या बच रहा है 3/2। ठीक है, 3/2,
आर का स्क्वायर ब्रैकेट में 3/2। तो हमारा ई बराबर क्या हो जाएगा, एक सेकेंड, तो हमारा ई बराबर क्या आ जाएगा, ई बराबर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और पी अपान क्या हो जाएगा। अब देखो ये जो है ये घात जब बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा, इसमें गुणा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जब गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, आर का स्क्वायर इंटू 3/2। तो हमारा 2 से 2 कट गया, ये जो 2 से 2 है ये कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा, तो हमारा क्या बच जाएगा, ई बराबर क्या बचेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू पी अपान आर का पावर 3, ठीक है, आर का पावर 3। और यही हमारा निरक्षी स्थिति के लिए फार्मूला था, यानी कि 2 से 2 कट गया तो क्या बचा, आर का घात केवल 3, और ये हमारा निरक्षी स्थिति का फार्मूला जो है निकल गया है। तो देखो ये जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा जरूरी था, इसलिए इसको बनाना पड़ा, और ये इस चैप्टर का लास्ट वीडियो है। इसके बाद क्या होगा, हम देखेंगे कोई और चैप्टर आपको बताएंगे। लेकिन देखो हम बहुत मेहनत से पढ़ाते हैं, इसलिए आप जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए। और इसमें क्या चीज़ आपको पसंद आई है और क्या चीज़ आप और पढ़ना चाहते हैं, कौन सा सब्जेक्ट या कौन सा चैप्टर, उसको आप कमेंट कर सकते हैं। या इस वीडियो में कोई भी समस्या आ रही है, ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है या फिर आवाज़ नहीं सुनाई दे रहा है, तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं और उसको हम सुधार करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।